ठीक है, तो कल का क्लास बताओ। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? इम्पल्स का क्वेश्चन हो गया था। एप्लीकेशन लिखा है था क्या? नहीं ना, लिखो। ठीक है, लिखो। तो कल का क्लास में ये सब हो गया था। चलिए सर देखे तो क्लास में हम लोग का लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? देखिए, तो ये इम्पल्स का हो गया, इम्पल्स का कैलकुलेशन। चलिए सर, तो ये क्वेश्चन था हमारा, ग्राफ वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन था इम्पल्स का, जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। ये कंप्लीट हो गया? ये नहीं बना गया? ये तो बन गया था, एरिया निकालना था ना। बताया सर। हाँ, तो इम्पल्स का ये कैलकुलेशन करना है हम लोग को, ठीक है ना। अब बता, एरिया स्लोप क्या निकालते हैं? यहाँ पे एरिया निकालते हैं, और ये एरिया किसका होगा बता तो? ट्रायंगल का। तो यहाँ पे एरिया हमारा है ट्रायंगल का, देखो। चलिए सर, तो यहाँ पे एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 10 मिनट का ब्रेक मिला आपको, बोलो। देखे तो यहाँ पे एरिया फाइंड करना, ठीक है ना। तो एरिया बताए क्या होगा इसका? चलो हाँ, तो यहाँ पे इम्पल्स इक्वल टू होगा एरिया अंडर एप्टिक, एरिया अंडर क्या आ जाएगा? एप्टिक ग्राफ। कितना होगा? हाफ इंटू कितना इसका होगा? हाफ इंटू एरिया। कितना बेस कितना होगा इसका? 5, और हाइट कितना इसका? 100। कैंसिल होगा, 50 हो जाएगा पे, यानी इसका आएगा 250 केजी न्यूटन, सॉरी कीजिए मीटर हो जाएगा। तो देखो, तो केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हो आप। अब इसका बताओ, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ये शेप का बताओ, इसका शेप का नाम क्या है? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम पैरेलल साइड, और इंटू क्या होता है? हाइट। तो लिखो, इसका यहाँ पे कर दे रहे हैं, आई इक्वल टू यहाँ पे जाएगा हाफ इंटू सम पैरेलल साइड, या पैरेलल साइड कौन सा है? ए बी, और कौन सा होगा? ओ सी। तो यहां पे होगा ए बी प्लस ओ सी, ठीक है। ए बी प्लस ओ सी हो गया, और इंटू हाइट कितना इसका बताओ? ये हाइट देखना है, तो यहां पे आप एम एन कर दो, तो हाइट इसका हो जाएगा ए एम। चलो बताओ, आई इक्वल टू 1/2। ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी यहां पे हो गया कितना, देखो तो 4 हो गया, 4। और ओसी का वैल्यू कितना है? यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया है 8 सेकेंड, और इसका हाइट कितना है? 200। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू 12 प्लस कितना होगा? 200। 6 से कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 1200 न्यूटन सेकेंड। आंसर आ गया इसका। जो नहीं किया सोल्यूशन कर लो इसको। चलो, जो भी करेक्शन करना कर लो आप, ये आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। पहले एप्लीकेशन में कल हम कुछ नोट लिखाए थे, उसको कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद थर्ड लॉ पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड लॉ का एप्लीकेशन क्वेश्चन 5। ये कौन सा क्वेश्चन था? 6-5 नहीं बनाना, ये बोल रहा है। चलिए सर, नोट कर लिया आप? हो गया ये सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था कंप्लीट। अब हम लोग का हेडिंग था एप्लीकेशन ऑफ, क्या था? इम्पल्स एंड न्यूटन सेकेंड लॉ। तो 2 नोट लिखाए थे आपको। अब नोट के बाद एप्लीकेशन लिखो, वो नोट भी उसी का काम करेगा। कौन सा बोल रही है वाला? ये लो बोल रहे हो? थोड़ा काम भी करना सीखो ना। ये हो गया सबका? चलो हटा रहे इसको। 5 का देखो आंसर क्या होगा। गलती से ना घर में तो पढ़ते, तुम देखना मेरा घर का शेड्यूल, पढ़ते हैं ना पढ़ते हैं, वैसे हैंडल कर लेते हैं, उतना सारा हम लोग को कवर करना मिलता है। क्या बोल रहा है? बताइए सर, यहाँ पे आपका वैल्यू कितना है? 60 का स्क्वायर प्लस 40, ठीक है ना। फाइंड करना बताओ। पहले T1 बता कितना है? 1 सेकेंड, और T2 का वैल्यू कितना है? 4 सेकेंड। चलो 4 सेकेंड हो गया। बताओ इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन का?
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा एफ इंटू डी टी और T1 से लेकर T2 तक। चलो बताओ, यहाँ पे आपके पास दो है, टी स्क्वायर और प्लस 4t इंटू डी टी और लिमिट हो जाएगा 1 से लेकर 4 तक। इसको सेपरेट कर दो, अलग कर दो इसको, तो 6t का स्क्वायर प्लस ये जगह आपका 2 से 1 से 4 और प्लस जगह यहाँ पे 40 इंटू डी टी 1 to 4। अब कुछ कांस्टेंट है, बाहर आएगा ये, तो कांस्टेंट बाहर होगा 6 बाहर हो गया, टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन 1 to 4 प्लस यहाँ पे बाहर होगा 4 टी इंटू डी टी और 1 to 4। अब कोई बताएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू टी का पावर कितना 3/3 1 to 4। अब प्लस यहाँ जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 और 1 to 4। कुछ कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल होगा। ये हो गया 2t का पावर 3 प्लस 2t का पावर 2 1 to 4। इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख दे रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 बाहर करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर कितना है 4 है, तो t के प्लेस पे 4 आएगा पहले, फिर आएगा 1, यहाँ पे जाएगा 4 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3 प्लस बताओ 2 इंटू टी स्क्वायर है, तो 4 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 2। चलो सॉल्व करो इसको और क्या हो गया आंसर। तो i इक्वल टू हो जाएगा कितना 64 माइनस 1 अब प्लस 2 इंटू 16 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा कितना 2 इंटू 63 अब प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 15, कितना होगा ये 126 प्लस 30 कितना आएगा आपका 156 आएगा इसका आंसर, न्यूटन सेकेंड। लिख लो इसको। चलो सर शुरू करें, स्टार्ट करें हम लोग। तो हेडिंग हमारा है, अपना समझ लेंगे, ठीक है। तो अपना देखो, चलिए सर लिखते तो लिखो, फर्स्ट लिखे एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन में पहला लिखो आप लिखो फर्स्ट नंबर, लिखो फर्स्ट में है स्प्रिंग और सोकर। चलो स्पंज लिखते, लिखो फर्स्ट स्प्रिंग, नहीं वो सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन है, जो कल लिखा है, तो नोट लिखा था ना, नोट के बाद लिखना आपको। कल लिखा था ना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसका था, इम्पल्स और हाँ इम्पल्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसी का ये। कल तो नोट लिखा है, नोट पे थोड़ी था, ये एप्लीकेशन इसका। चलो हाँ लिखो, द स्प्रिंग और सोकर ऑफ अ बाइक is fitted with स्प्रिंग और सोकर ऑफ बाइक, बाइक की बात करना, बाइक लिखो। क्या होगा, टाइम को इंक्रीज करता है डिक्रीज करेगा, ये टाइम ऑफ एक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज क्या करता है, इंक्रीज करेगा। टाइम को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लिखो टाइम ऑफ एक्शन, क्या लिखा, स्प्रिंग और सोकर ऑफ बाइक, एक से रुको, डिक्रीजेज होगा, अरे रुको डिक्रीजेज द, हाँ लिखो ना, हो गया, लो अब नहीं चेंज होगा, डिक्रीजेज द टाइम ऑफ एक्शन। लिखो टाइम ऑफ एक्शन, क्या हो रहा है आज फिर, decreases the time of action, so the effect of force decreases। चलो लिख लो फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकेंड नंबर, ठीक है। यहां तो ये सही है, वो वाला इंक्रीज होगा, ये होगा, समझा ना, तुम लेफ्ट राइट कराते रहो हमसे। चलो लिखो सेकेंड नंबर, सेकेंड एप्लीकेशन यहाँ पे है,
स्पंज समझते हो आप, रुई, सीट में जो रुई लगाता है, अगर उस पर कोई जंप करता है तो वो टाइम को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? टाइम को बढ़ाएगा। जैसे मान लो कोई जंप करके छत पे से, छत से जंप किया, नीचे वहां रखा हुआ है गद्दा पूरा, तो क्या करेगा? तो जो टाइम ऑफ एक्शन है, यानी कि आप फोर्स अप्लाई होना है, कौन सा फोर्स? वेट का, जो उस बॉडी का वेट है वो अप्लाई करना है। अगर उस गद्दा पे जंप करता है तो वो देखो उसका वेट तो नीचे आएगा बट स्लो आएगा। समझ आ रहा है क्या बोले हम? एक आदमी जो क्या कर रहा है, डायरेक्ट जंप कर गया, और दूसरा आदमी जो गद्दा पे जंप करता है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जो सरफेस पे टच क्या किया, जंप किया, उसको क्या होगा? टाइम इंटरवल बहुत कम लगा, इसका फोर्स का इफेक्ट बहुत ही लार्ज होगा। लिखिए इसको, लिखिए, लिखो तो उसको, लिखिए इसको, स्पंज इज, चलो तो बताए यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? क्या? फिटेड इन सीट ऑफ अ बाइक और व्हीकल्स। अब बाकी तो बताओ क्या करेगा, टाइम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो लिखो सो दैट क्या होगा? टाइम ऑफ एक्शन, सो दैट टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन increases and force, effect of force applied by weight, यही सब देखेगा कि बस क्या लिखा गया सुना, लोग ठीक कर दे रहे हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय इट्स वेट, बाय द वेट लिखो, डिक्रीजेज। बस सुनो को मौका मिलना चाहिए ना बोलने का मेरा। चलो लिखो इसको। और नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, अ प्लेयर, लिखो अ प्लेयर moves his hand backward while catching the ball, बॉल को कैच करने के टाइम में क्या होता है, अपना हैंड को पीछे की ओर मूव करवाता है। ठीक है, बस इतना ही लिखाएंगे इसमें। अच्छा, कल वही से एग्जांपल दे समझा रहे थे आपको। नंबर 4 नहीं बताएंगे, वो उतना टाइम पास नहीं कर पाएंगे हम। सिंपल क्या है, कैच करने के टाइम क्या हुआ, टाइम बढ़ा रहा है, वो ज़्यादा देर वेट कर रहा है तो टाइम बढ़ाया तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, चोट कम लगेगा उसको, उतना ले लिखाना जरूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट, लगने वजह से ना चोट से बचाने के लिए, ताकि चोट ना लगे उसको। लिखिए नेक्स्ट नंबर 4, jumping on a hard surface is more dangerous than, लिखो then jumping on a heap of sand, बालू के ढेर पे जंप करना ज़्यादा इजी होगा, अच्छा होगा, या फिर हार्ड सरफेस पे जंप करना? हाँ, तो हार्ड सरफेस पे जंप करना आप लोग, ठीक है ना, आपको अच्छा फील होगा फिर। चलो लिख लो, चलो नोट करो इसको पहले, रहने दो, ठीक है। और एग्जाम्पल है, 1-2 और है, लिख लो तो जिससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी भी जंप करो, वहाँ भी होगा, बहुत कम होगा लेकिन वहाँ पे भी होता है। चलो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है 4 कंप्लीट हो गया। तो पहला एग्जांपल किसका है, स्प्रिंग और सोकर का हो गया।
सेकेंड एग्जाम्पल स्पंज का हो गया, ठीक है ना। थर्ड में क्या हो गया, प्लेयर क्या करता है, हाथ को नीचे मूव करता है, तो प्लेयर का हो गया मतलब कैच करने वाला। और क्या होगा फोर्थ में, जंपिंग। जंपिंग होना हार्ड सरफेस इज मोर डेंजरस देना क्या होगा, हिप हॉप सेंड। चलो 5 नंबर, नंबर 5 में लिखना आपको, ये था जहां पे हम टाइम को इंक्रीज करते हैं। अब है जहां पे टाइम को हम डिक्रीज करेंगे। नंबर 5 लिखो, अ कराटे प्लेयर चलो हो गया, तो एग्जाम्पल कंप्लीट है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो टॉपिक क्या है ना आगे इसका, चलो स्टार्ट करो उसको। टॉपिक नंबर कितना जगह, किसका मोबाइल बज रहा है बोलो ना अभी। जहां हम देख मोबाइल ले लिए तो फिर तुम लेना मुश्किल हो जाएगा, बता रहे हम, ठीक है ना। हर चीज को तुम मजाक में बना रहे, समझा ना। वो उसको बोल रहे तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना। मोबाइल बजाएगा, कुछ भी करेगा क्लास में पूरा। चल लिखो, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, कर लो तुम, बजा ना मोबाइल, बजाओ तुम अभी, रुको अभी तेरा। चलिए टॉपिक 6 नंबर लिखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चल लिखो उसको, ये हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं, ठीक है। कोई बताएगा 6 का, किसी को है माइंड में, है किसी का। एक्शन क्या होता है, एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलो चल लिखो, लिखे तो स्टेटमेंट हमारा यहाँ जगह पर लिखो स्टेटमेंट इसको। लिखो इसको, लिखिए सिंपल से दुआ क्या है, टू एवरी एक्शन, लिखो टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन लिखो देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए इसका यहाँ पे क्या है, लिखो यहाँ पे, लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हो जाएगा आपका एफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ एफ बी ए। ये नोट कर लो आप। चलिए लिखो उसको, लिखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पे एरो लगा दो इसको अपोजिट डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है तो यहाँ पे होगा माइनस साइन, ठीक है। सेम डायरेक्शन रहेगा नहीं यहाँ पे, थर्ड लॉ में सेम डायरेक्शन नहीं है। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे हम। लिखो इसको, माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया थर्ड लॉ, ठीक है। अब है इसका एप्लीकेशन, थर्ड लॉ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, और कुछ ज़्यादा फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। लिखो इसके बाद टॉपिक लिखो ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। क्या समझाना वो, देखो अब दो बॉडी यहाँ रहेगा, दोनों पे जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये भी लगाएगा। दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट होता है, और दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर मान लो ये 100 न्यूटन का है तो ये भी 100 न्यूटन का ही होगा, बस डायरेक्शन दोनों का उल्टा होता है। नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स, वैसे फोर्स 0 नहीं करना है, नेट फोर्स बोलेगा तब 0 होगा ये। चल लिखो तो एप्लीकेशन लिखो इसका, लिखो पहला फर्स्ट एप्लीकेशन स्विमिंग करने में होता है ना, स्विमिंग करने में, वॉकिंग करने में, चलने के लिए आपको
फ्रिक्शन चाहिए, अदरवाइज कीचड़ में देख रहा है बरसात के दिन में फिसलना ज़्यादा होता है। अभी नहीं फिसलते हैं ना हम लोग, बरसात के दिन में ज़्यादा फिसलते हैं, तो उसका रीज़न फ्रिक्शन वहाँ बहुत कम हो जाता है और वो अपोजिंग फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है सरफेस आपके। तो पहला हो गया इन स्विमिंग हो गया, अभी लिखना मत, लिख दे रहे हैं। स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, राइटिंग लिखने के लिए भी चाहिए आपको फ्रिक्शन। आपका पेन जो है, पेन से अपने कॉपी पे लिखना और बोर्ड पे लिखना ज़्यादा इजी कौन होगा? एग्जाम्पल उल्टा पुल्टा लगा रहे हैं सब। नेक्स्ट है एरोप्लेन का, रॉकेट प्रोपल्सन है, गन बुलेट का। जब स्ट्राइकर दबाते तो क्या होता है, गन से बुलेट बाहर आएगा। तो जब बुलेट पे ये फोर्स लगा रहा है कौन? गन। तो बुलेट भी किस पे लगाता है? गन पे लगाता है फोर्स। इक्वल है ना, अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, चलो लिखो। देखिए हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, लिखो एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो लिखो। तो ये हमारा हेडिंग हो गया, जल्दी से लिख लो इसको, न्यूटन नहीं लिख पाएंगे फिर बार बार। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डायरेक्ट इसी को लिखेंगे हम लोग। थर्ड लॉ का मीनिंग भी यहाँ पे वही होगा। चलो लिखो। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया, चलो लिखो इसको, हो गया हमारा हेडिंग। तो पता ही लिखिए फर्स्ट में क्या होगा, लिखो इन स्विमिंग हो जाएगा। लिखो फर्स्ट इन स्विमिंग, बताइए स्विमिंग में बता कैसे अप्लाई होगा? थर्ड लॉ का एप्लीकेशन स्विमिंग में कैसे होगा? देखो मान लो एक आदमी यहाँ पे है और ये स्विमिंग कर रहा है पानी में, देखो ठीक है, आदमी है मछली नहीं है। तो अपना हैंड से पीछे लगाएगा फोर्स ये, और पानी के पीछे धकेलता है, तो यहाँ पे पानी भी क्या होगा, इसको आगे धकेलेगा। चलो नंबर टू है वॉकिंग, जरूरी नहीं है, आप केवल ये लिखो। नेक्स्ट है राइटिंग, इन राइटिंग ऑन अ पेपर। चलो अरे उतना लिखाने को मतलब नहीं है, वो पेन अप्लाई करता है किस पेपर पे अप्लाई करेगा? पेपर भी पेन पे अप्लाई करता है फोर्स। नहीं आपका एग्जाम इस तरह आएगा लिखने के लिए, एग्जाम्पल केवल डायरेक्ट देता है चुनने के लिए। चलो टाइम पास करना उसको मतलब यहाँ नहीं बनता है। स्विमिंग में क्या होता है, अपना हाथ से पानी को पीछे धकेलेंगे तो पानी भी क्या करेगा, आपको आगे धकेलता है। थर्ड लॉ अप्लाई हो गया। नेक्स्ट है वॉकिंग, लिखो एन वॉकिंग। लिखो जब हमको मूव करना है तो हम सरफेस पे फोर्स लगाते हैं और सरफेस भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। जैसे ये, तो आप पैर से धकेलोगे पीछे इसको, तो सरफेस भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। चलो नंबर 3 हो गया। नंबर 4, चलो रॉकेट प्रोपल्सन। नंबर 4 रॉकेट प्रोपल्सन, इसका मीनिंग समझ रहे हो आप? रॉकेट को लॉन्च करना है तो क्या होता है, तो रॉकेट यहाँ पे जब लॉन्च होगा तो देखिए तो क्या होता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट रहता है इसका, देखिए ठीक है। यहाँ पे एग्जॉस्ट से आग निकलता है, प्रेशर निकालेगा सरफेस पे, और सरफेस क्या करता है, उसको फोर्स ऊपर अप्लाई करेगा। तो ये होगा एक्शन, ये एक्शन होगा, और ये सरफेस क्या लगाएगा, रिएक्शन फोर्स इसका होगा। लिख लो इसको, क्या रॉकेट प्रोपल्सन है, लॉन्च करना। हाँ चलो 3 हो गया, 4 हो गया। अब एक और है एरोप्लेन, समझा ना, हमेशा चलते रहता है पूरा क्लास में तेरा। चल लिख लो एक दो और एग्जांपल, एक है एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर देखो कभी क्या होता है, हेलीकॉप्टर में क्या होता है, तो वहां भी बैलेंस करता है। देखो हेलीकॉप्टर में 2 फैन होता है, एरोप्लेन में भी 2 फैन होता है। एरोप्लेन का हम एक ही बात करेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर में 2 फैन होता है, एक बड़ा वाला मुंडी पे, ये क्या करता है, पूरा वेट को बैलेंस करता है। जब ये फैन घूमता है तो क्या करेगा, एयर को, उतना एयर को पीछे नीचे धकेलने की कोशिश करता है। अब ये एयर क्या करेगा, उसको ऊपर धकेलेगा। तो देखो जो बड़ा वाला रहता है, मुंडी पे रहता है, वो क्या करता है, पूरा हेलीकॉप्टर और जो आदमी उसमें बैठा हुआ है
उसके वेट को बैलेंस करता है। और जो पीछे की ओर फैन रहता है, पीछे भी एक फैन रहता है, वो फैन क्या करता है, वो आगे धकेलता है इसको। ठीक है, तो दो दो जगह पे इसमें क्या होता है, थर्ड लॉ अप्लाई होता है। एक तो आपका हेड पे जो फैन लगा हुआ है वो बैलेंस कर रहा है वेट को, ठीक है ना, वो एयर को नीचे धकेल रहा है, तो एयर उसको ऊपर धकेला हुआ है, तो बैलेंस किया वहां पे। और पीछे जो रहता है फैन, वो फैन क्या करता है, इसको वहां वो फैन एयर को पीछे धकेलता है, तो एयर भी क्या करेगा, इसको आगे धकेलेगा। तो हेलीकॉप्टर में दो फैन होता है। इसके बाद एरोप्लेन, एरोप्लेन देखना इस टाइप का होता है, हाथ निकला रहता है इस टाइप का होता है ना, ये पूरा चौड़ा रहेगा पूरा ये। तो बना दिखाएं, चलो इधर एक्शन है, जो प्रेशर लगा रहा है ये आग निकाल के हो रहा है, एक्शन एक्शन। हाँ, और इसके बाद यहां पे देखो क्या है, नंबर 3, चलो लिखो, कितना 4 हो गया, 5 में लिखो, 5 में होगा नंबर 5, इन फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन और मूविंग ऑफ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को भी मूव करने के लिए आपको थर्ड लॉ को अप्लाई करना ही पड़ता है। चल लिखो, और बताओ, और कोई एग्जांपल है? एक और है गन बुलेट का, लास्ट एग्जांपल गन बुलेट, वहां भी है थर्ड लॉ, सब में थर्ड लॉ लग रहा है। कितना लिखेगा, जो इंपॉर्टेंट लिख दे रहे उसको, गन बुलेट। इसी में बोलता है रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन भी बोलते हैं इसको, मतलब गन का झटका देना। जब बुलेट बाहर निकलेगा तो उस टाइम क्या होता है, गन पीछे की ओर धक्का मारता है। अगर कोई सही पोजीशन में नहीं रखेंगे गन को ना, तो कंफर्म है कि उसको अच्छा खासा चोट लगेगा। तो उसका एक पोजीशन लिया जाता है, तभी गन को फायर किया जाता है। ठीक है, जब भी बुलेट बाहर आएगा तो वहां पे बुलेट भी फोर्स लगाता है गन पे, जो पीछे की ओर धक्का मारता है। इसीलिए ध्यान दो, गन को चलाने के टाइम ये बोले कि ये बोले, ये ना रिकॉइलिंग बोलते हैं इसको, रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसको ब्रैकेट में रख देना, ब्रैकेट में डाल दो इसको। चलो इतना ही था एग्जांपल इसका, और थर्ड लॉ भी इतना ही है इसमें। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ में, फिर से आते हैं। चलो तो लोग सेकेंड लॉ में पढ़ा है, कुछ लिखाए थे, वहां पॉइंट लिखाए थे। कौन सा लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेकेंड लॉ के हेल्प से हम फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं, सेकेंड लॉ के हेल्प से हम थर्ड लॉ को डिराइव कर सकते हैं। वही करने जा रहे हैं। लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो, इसको प्रूव करेगा। हाँ, क्वेश्चन पहले लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो। ये नोट हो गया सबका? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? लिखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन is known as real law of motion. Explain it and prove it. लिखो, Newton's second law of motion is known as real law of motion. Proof it. प्रूव करना आपको, कैसे आएगा सो? Newton's second law of motion, second law of motion is known as real known as a real law of motion. Prove it. कोमा दे लिखना है, प्रूव इट। चलो लिख लो हेडिंग आप लोग को। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। हो गया ड्रामा तो चालू ना, सर भी कर रहा है। लिखो, उसको लिख लो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं हम लोग। वो हेडिंग है, समझ लो, या फिर जो समझना समझो। चलो
तो लिखिए यहाँ पे, हम लोग को लिखना है। चलो इसको प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है? क्या बोल रहे हो? लिखिए। चलिए अब ये बताओ हमको सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या है? क्या मिलता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके पहले फॉर्मूला क्या आया था स्टार्टिंग में? क्या था? एफ इक्वल टू, यहाँ पे था एफ इक्वल टू कितना? एफ देखो, तो एफ इक्वल टू होता है कितना? डेल्टा पी बाई टी। यही होता है ना? देखो हम लोग फर्स्ट लॉ को प्रूव करना है और थर्ड लॉ करना है। थोड़ा सा पहले समझ लो। देखो अब यहाँ पे बताओ हमको डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है? पी एफ माइनस पी आई बाय कितना टी होता है। पी एफ कितना होता है? एम बी, और एम यू बाय कितना? टी। हो गया? एम कॉमन ले लिए, कितना हो गया? भी माइनस यू बाय टी। अब ये बताओ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा तो जिस स्टेट में है वही स्टेट में रहेगा। क्या बोले? फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगा है तो जिस स्टेट में है, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। तो यहां बताओ, अभी तो बाहर से लग रहा है ना फोर्स, ये अगर फोर्स को जीरो कर दे तो अब इस फोर्स को जीरो कर दिए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा एम इंटू भी माइनस यू बाय कितना? टी इजकल टू जीरो। इसका मीनिंग भी माइनस यू इजकल टू जीरो हो जाएगा, एम डिवाइड हो जाएगा, टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? बी इजकल टू यू। दिख रहा है? तो इनिशियल और फाइनल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मान लो बॉडी रेस्ट में था, पहला कंडीशन में क्या था? रेस्ट में था, तो बी का वैल्यू कितना होगा? जीरो हो जाएगा। कैसे? फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? फॉर्मूला आया है एम, ये भी इजकल टू यू। जो वेलोसिटी यू का होगा वही भी का होगा। तो मान लेते कि पहले कितना? रेस्ट में था, तो बाद में भी क्या होगा? रेस्ट में रहेगा, है ना? और मान लेते हैं कि पहले वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो बाद में भी कितना रहेगा? 10 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है। देखो, जब रेस्ट में है तो रेस्ट में है, जब मोशन में तो मोशन में है। तो यहां पे थर्ड लॉ प्रूव होता है। फोर्स लगाएंगे तब ना, ब्रेक लगाएंगे तब ना। ब्रेक लगाना ही नहीं बोला है, फ्रिक्शन भी नहीं लगाना है आपको, फ्रिक्शन हटा देना पहले से। फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ब्रेक नहीं लग रहा है, तो फोर्स लगाए कहाँ बाहर से हम? तो जो स्पीड से चल रहा था वही स्पीड से चलते रहेगा अपना। चलो तो लिखो, देखो आप बिल्कुल लिखना, देखो कैसे है, बोलो क्या किस में काम करेगा? वेक्टर। वैक्यूम क्यों ले गया आप? वो एयर से क्या मतलब है? एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करना है, सबको इग्नोर करना है। यहाँ पे सब इग्नोर किया जाता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, अप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर लिखो, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट बताओ फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? लिखो, तो एक्सटर्नल फोर्स एफ इक्वल टू होता है डेल्टा पी बाय ये टी ले लो, डायरेक्ट ले सकते हम लोग इसको। और क्या होगा? एम भी माइनस एम यू कर दो, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है? इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एम भी माइनस यू बाय टी। लिखो फर्स्ट, लिखो यहाँ पे प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ। हम लोग फर्स्ट लॉ को प्रूव करते हैं, तो लिखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होता है? फ्रॉम सेकेंड लॉ मोशन वी नो दैट है, अच्छा नॉन एज, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉन एज होगा, हाँ एज होगा। ओ अच्छा अच्छा, तब से ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान आगे बच्चा का। अरे चलो हटा, यही लिख देते हैं। लिखो इसको, लिखो लिख लो इसको, ठीक है? तो बताओ सेकेंड लॉ मोशन, ये फर्स्ट लॉ मोशन क्या होता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स
तो एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी, ऑन द बॉडी। ठीक है, बताओ। तो यहां अगर फर्स्ट लॉ क्या हो गया पे, देन इट्स अ स्टेट ऑफ मोशन रिमेन सेम। एक्सटर्नल क्या लिखे यहां पे, एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन द बॉडी, देन हाँ तो देखो दैट इज एफ इजकल टू 0। अगर एफ 0 कर दिए तो क्या होगा, तो एम भी माइनस यू बाय टी इजकल टू 0 होगा। दैट मीन्स यहां पे हो जाएगा भी इजकल टू यू। लिखो इसको, आ जाओ, वो तुम बोलो ही मत, ये हो सकता तुम बदमाशी नहीं करेगा, तुम फिर बाहर जाएगा, तेरा वही कंडीशन है। बोले ना भगवान जान तो पर सब कुछ कभी कभी नहीं देता जानबूझ के। अगर इसको सब कुछ दे दिया तो भाई वो बर्बाद कर देगा, अपना वो बर्बाद कर लेगा। वही हाल ये सब बच्चा लोग का है। देखो अभी वहां रहा तो पूरा सीरियसली पढ़ाते हैं ना, अभी मुंह चलना शुरू हो जाएगा इसका। तो अभी आया ना क्लास में तेरा मुंह चलना शुरू हो जाएगा। चलो लिखो, अच्छा बात है, नहीं चला तो। अब पता है आप पे क्या होगा, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो यू का वैल्यू कितना होगा, तो यू का वैल्यू 0 होगा। एंड इसका मीनिंग यहां पे क्या होगा, भी का वैल्यू भी कितना होगा 0। इफ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डायरेक्ट लिख दो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन v इजकल टू यू लेंगे हम लोग। सो फर्स्ट लॉ इज प्रूफ। चलो सके ये फर्स्ट लॉ प्रूफ हुआ। अच्छा तुम लोग जो बोलते हो उसमें सुन ध्यान देना, ठीक है। क्या लिखे हो, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चलो लिख लो इसको, तो इसके बाद हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हुआ फर्स्ट लॉ का। अब हम लोग को थर्ड लॉ प्रूफ करना है। अब आपको पढ़ना है सेकेंड लॉ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके सबका, ये बोले देखो देखो बोले ना, सब बुलाना है क्लास में, बहुत दिक्कत है। चलिए देखो तो नेक्स्ट लिखो आप, बेटा हो गया पूरा। तो इसके बाद लिखो फोर्थ थर्ड लॉ। क्या करना हमको, थर्ड लॉ को प्रूव करना है। सेकेंड में लिखो फोर्थ थर्ड लॉ। यहां पे हम दो बॉडी लेने वाले हैं, ठीक है। दो बॉडी आएगा ए एंड बी। चलो तो लिखो यहाँ पे, पहले दो बॉडी बनाओ। ये फोर्स लग रहा है, देखो तो फोर्स बी पे लग रहा है और ये अप्लाई किया। ये फोर्स लग रहा है ए पे और बी अप्लाई किया। चलो लिखो पे, फोर टू बॉडीज ए एंड बी। एफ ए बी बता क्या यहां पे, कोई बताएगा हमको एफ ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, किसका मास, ए या बी का। अभी लिखना मत कुछ, ठीक है। दोनों का होगा। फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे बी पे। नेक्स्ट है एफ बी ए। ये फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। ए पे अगर लग रहा है तो फॉर्मूला यहां पे इसका होगा, मोमेंटम वेलोसिटी जो भी चेंज होगा वो ए के होगा।
तो डी पी ए बाय कितना होगा, डी टी होगा इसका, ठीक है ना। मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का चेंज होगा। जिस पे फोर्स लग रहा है उसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, मतलब उसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा। क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको, देखो सेकेंड लॉ यही नहीं है, सेकेंड लॉ का ये भी है। सेकेंड लॉ का फॉर्मूला केवल डेल्टा पी बाय डेल्टा टी नहीं होता है, ये भी होता है, डेल्टा पी बाय टी भी होगा और डी पी बाय डी टी भी होगा। जब स्मॉल टाइम लेंगे, वेरी स्मॉल टाइम, तो उस टाइम में क्या होता है, डी लगाते हैं हम लोग। तो ये क्या एक फिनाइट वैल्यू के लिए, जैसे 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड। और ये कब यूज करते हैं, जब माइक्रो सेकेंड में चेंज होगा आपका। मान लो कितना टाइम पहले जो था और उसमें बाद में जो टाइम हुआ, टाइम में चेंज बहुत ही कम है माइक्रो में। माइक्रो समझ रहे हो, 1/1 लाख या 10 लाख बोलो आप, उसको डिवाइड करेंगे तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डी का यूज करते हैं। क्या पी मोमेंटम है, लीजिए मोमेंटम, सब भूल गए। पी देखो तो क्या होता है, पी इक्वल टू कितना, एम बी, वही तो पी ले रहे हैं यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि डीपी यूज करेंगे हम, डेल्टा कर दें, कोई दिक्कत उससे नहीं है। वो देखो आपको जो लेना लो, ठीक है, फिलहाल अभी ये लो ना। चलो अब बताए इसका क्या होगा। अब यहाँ बताओ कितना लेंगे, कौन लगे, बी या ए, बी जो यहाँ पे रहेगा फर्स्ट में, तो यहाँ होगा डी पी बी इसका बाय कितना जाएगा, डी टी। सो लिखो आप ए। सो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स यहाँ पे होता है, नेट फोर्स क्या होगा, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा डी पी ए बाय कितना, डी टी प्लस डी पी बी अब बाय कितना हो जाएगा, डी टी। यहाँ पे क्या होता है, देखो दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो डी कॉमन लेंगे, डी बाय डी टी कॉमन लेते हैं, तो पी ए प्लस कितना हो जाएगा, पी बी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम तो अभी एक टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, नेट मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। ये दो बॉडी के अलावा कोई दूसरा यहाँ नहीं है ना, ये दो ही बॉडी है ना, तो ये दोनों का बॉडी का जो मोमेंटम होगा, नेट मोमेंटम। अब नेट मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मोमेंटम निकालते कैसे, मास इनटू वेलोसिटी। तो टकराने से पहले टकराने के बाद ये दोनों बॉडी का वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब दो बॉडी पहले दूर में था, फिर आया, मूव किया, कोलिजन करने के बाद फिर वापस हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों बॉडी का मोमेंटम जो होगा, नेट मोमेंटम, कोलिजन से पहले, कोलिजन के टाइम और कोलिजन के बाद, तीनों ही कंडीशन में नेट मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब ये नेट मोमेंटम आने क्या, दोनों का जोड़ना है। फर्स्ट का कितना हो गया, पी ए, और सेकेंड बॉडी का कितना हो गया, पी बी। तो ये जो नेट मोमेंटम है ये कांस्टेंट है। यहाँ पे दो ही बॉडी है ना, ये यही दोनों में जो अप्लाई हो रहा है, तीसरा बॉडी यहाँ पे नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नेट, आगे का टॉपिक हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा बताओ, कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, कितना, जीरो होता है ना। अगर मान लो डी पी बाय डी टी रहा, मतलब ये पी कांस्टेंट है, तो कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। अभी क्या बोले हम कि अगर कोई सिस्टम है तो उसका नेट मोमेंटम क्या होता है, जीरो। अब नेट मोमेंटम कैसे निकालते हैं, नेट मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, दोनों का ऐड कर दो, दो बॉडी है ना यहाँ पे, दोनों का मोमेंटम ऐड कर देंगे, उसको बोलते हैं नेट मोमेंटम। तो देखिए ये जो नेट मोमेंटम है ये कांस्टेंट होता है। अब मान लो ये कांस्टेंट है, मतलब एक नंबर है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, जीरो आएगा ना। कितना पढ़ दिया, हाँ चलो अच्छा लिखो, फिर लिखो, नए उधर भी समझा दे, लिखो, लिखिए, लिखो हियर, हियर पी ए प्लस पी बी इक्वल टू कांस्टेंट है। तो ये पी ए प्लस पी बी कांस्टेंट है, तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो करो यहां पे। सो क्या होगा, डी बाय डी टी
बी ए प्लस बी बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 0 हुआ तो यहां पे एफ ए बी प्लस एफ बी ए दोनों का सम इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 0 हो गया। तो यहां पे क्या होगा, एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, और यही क्या होता है, कौन सा लॉ है ये, लिखो दिस इज द थर्ड लॉ, दिस इज द थर्ड लॉ। चलो नोट कर लो, हो गया हमारा। तो ये था रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अगर इससे दोनों हम लोग डेरिवेशन कर लिए, बोलो नंबर वैल्यू कुछ फिक्स रहेगा जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता हो, बोलो एज रियल लॉ ऑफ मोशन। अब इसके बाद बचता है आपका क्या, टॉपिक 7 देखो तो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वही पढ़ने वाले वहां प्रूफ करेंगे वाला फिर से।